Hello students, this is the 11th part of unit number 1, some basic concepts of chemistry. Last lecture में we discussed about atomic mass, molecular mass, formula mass, then mole concept के बारे में हमने discuss किया था. So now let's continue. So अब तक हमने mole concept discuss किया. अब अगर calculations की बात करें कि suppose हमें कोई एक mass given है कि इतने ग्राम्स हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, ठीक है. अब उस कंपाउंड के मास को लेके अगर हमें कैलकुलेट करना है कि इस गिवन मास में कितने मोल्स होंगे, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. उसके लिए हमें ये फॉर्मूला चाहिए होता है, दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स. ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द गिवन मास. जो कंपाउंड का मास आपको गिवन है कि ये 10 ग्राम्स है, 20 ग्राम्स है, 30 ग्राम्स है, जो भी गिवन क्वांटिटी है, सो वो गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास. अब इसे हम कैलकुलेशन में कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज हमारे पास सल्फर है. ओके, सपोज हमारे पास सल्फर एक कंपाउंड गिवन है. अब सल्फर से आपको मास दिया है, सल्फर का 64 ग्राम्स अवेलेबल है हमारे पास. ठीक है, 64 ग्राम्स ऑफ सल्फर इज़ गिवन एंड हमें पूछा है कि इस 64 ग्राम्स में मोल्स कितने होंगे वो हमें कैलकुलेट करना है. तो वो सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स इज़ व्हाट, गिवन मास जो कि ये है, तो 64 आ गया, डिवाइडेड बाय मोलर मास. किसका, सल्फर का मोलर मास. ठीक है, अब सल्फर का मोलर मास क्या है, सल्फर का मोलर मास है 32. ठीक है, सो डिवाइडेड बाय 32 हो गया. सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस आपको मिलेंगे 2 मोल्स. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. सिंपली जो गिवन मास है डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास. तो उसके लिए यस हमें एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस है ना वो पता होना चाहिए. सो पीरियोडिक टेबल में भी अप टू 30 एलिमेंट्स अगर आपको याद है अच्छे से उनके एटॉमिक नंबर विद एटॉमिक मासेस तो बहुत अच्छा है, बट एटलीस्ट 20 तो याद करना ही करना है. स्टार्टिंग के 20 तो याद होने ही चाहिए. अगर उतने में आपकी मेमोरी फुल नहीं हो रही तो थोड़ा स्पेस और अवेलेबल है तो आप 30 तक भी याद कर लो तो बहुत अच्छा है. ओके, बाकी स्टार्टिंग के 20 इनिशियल 20 आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो उतने के तो आपको एटॉमिक मास ध्यान होने चाहिए. अभी एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए. दूसरा जो एग्जाम्पल है दैट इज़ 7.85 ग्राम्स ऑफ आयरन. और इस 7.85 ग्राम्स ऑफ आयरन का हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है. तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास. ठीक है, अब यहाँ पे गिवन मास क्या है, दैट इज 7.85 ग्राम्स एंड इस आयरन का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, इट इज़ 55.8 ग्राम्स पर मोल. ओके, तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, ये ग्राम्स ग्राम्स कैंसिल हो गया, जब आप इसे ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर अराउंड 0.0141 मोल आना चाहिए. ओके, सो दैट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इस तरीके से हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं. इट्स वेरी सिंपल, जो गिवन मास है उसको हम डिवाइड करते हैं उसके मोलर मास से. अब ये तो हुई गिवन मास की बात, बट सपोज अगर हमारे पास गिवन मास नहीं बट पार्टिकल्स नंबर गिवन है. आप समझ रहे हो ना, अगर सपोज मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास 5 ग्राम सल्फ़र है. अब इस 5 ग्राम्स को हटा के अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास समवेयर अराउंड 39.62 इंटू 10⁻22 ऐसा कुछ नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है, तो उसमें कितने मोल्स हो गए. सो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए ये दूसरा फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ फॉर द गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स. तो उससे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उन केसेस में हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं एज मोल इज इक्वल टू गिवन number of particles divided by the great Avogadro number. ठीक है, तो हम उसे Na भी लिखते हैं, दैट इज़ नथिंग बट 6.022 इंटू 10⁻23. सो ये जो फॉर्मूला है ना ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पार्टिकल्स को फाइंड करना है. सो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा. सपोज हमें गिवन है कि हमारे पास अराउंड 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स गिवन है. किसके, सोडियम के. ठीक है, सपोज इतने पार्टिकल्स हमारे पास है सोडियम के. मैं सोडियम ही लिख लेती हूँ पूरा.
सोडियम के हमारे पास इतने पार्टिकल्स गिवन है। अब इतने पार्टिकल्स में कितने मोल्स हो गए वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ, मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, दैट इज 12.04 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज व्हाट 6.022 इंटू 10⁻23। सो अब जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर समवेयर अराउंड 2 मोल्स मिलेगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट व्हेन जो मास है उसकी जगह पे हमें गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ओके, सो पार्टिकल्स के केस में आप ये फॉर्मूला यूज़ करो, दैट इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रोस नंबर। एंड अगर मास गिवन है तो वहाँ तो सिंपल है, गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। नाउ मोल का तो हमने देख लिया कि भाई 1 मोल जो है दैट इज रिलेटेड टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये डिजिट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इतना अच्छे से कि नींद में भी कोई उठा के पूछे ना तो आपको ये वैल्यू अच्छे से आनी चाहिए। सो 1 मोल इज रिलेटेड टू 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। अब ये जो डिजिट है ये तो पार्टिकल्स बता रहा है। एंड अगर हमें ग्राम के साथ रिलेशन देखना है मोल का, तो वो भी हमने देखा कि मोल को जब हम मोलर मास के साथ कंपेयर करेंगे तब हमें मिल जाता है ग्राम्स के वे में, राइट। बट अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है जो गैसियस स्टेट में, ओके, हमारे पास कोई सब्सटेंस है जो गैसियस स्टेट में, अब गैसियस के लिए तो हम ग्राम्स नहीं लगाएंगे, राइट, वहाँ पे हम वॉल्यूम यूज़ करते हैं। सो व्हेन वी हैव एनी गैसियस सब्सटेंस तब हम मोल को कैसे रिलेट करेंगे उसके साथ। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस फॉर्मूले को, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, आई एम राइटिंग इट हियर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, ठीक है, जो वॉल्यूम गिवन है वो डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, ठीक है। अब ये 22.4 लीटर्स क्या बता रहा है, 22.4 लीटर्स ये बताता है कि जिस तरह 1 मोल में वी हैव अगेन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, तो उस केस में अगर वो चीज़ गैस स्टेट में है तो वॉल्यूम कितना होगा उसका, वेल दैट वुड हैव 22.4 लीटर्स, ठीक है। मतलब अगर इतना वॉल्यूम है किसी भी गैस का, इतना वॉल्यूम है मतलब इट इज़ हैविंग दिस मच ऑफ पार्टिकल्स एंड 1 मोल, क्लियर। एंड इसी लीटर्स को अगर हम ml में बताएं, सो 22.4 लीटर्स की जगह पे हम 22400 ml भी लिख सकते हैं, ओके, दैट्स वन एंड द सेम। बट बात यह है कि 22.4 लीटर्स अगर वॉल्यूम है किसी भी गैस का तो उसका मतलब क्या है कि इट इज़ हैविंग 1 मोल एंड पार्टिकल्स कितने हो गए 6.022 इंटू 10⁻23। सो इस तरीके से हम जो गैसियस सब्सटेंस है उसे रिलेट करते हैं मोल के साथ। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी आर हैविंग सम XY गैस, ठीक है, एंड इस गैस का वॉल्यूम आपको गिवन है अराउंड 44.8 लीटर्स, ठीक है, एंड आपको पूछा है कि इतने में मोल्स कितने होंगे। सो सिंपल फॉर्मूला लगा दो फटाफट, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, राइट। अब गिवन वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, दैट इज 44.8 लीटर्स एंड 22.4 लीटर्स नीचे आ जाएगा। वेल जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज इज इक्वल टू 2 मोल्स, ओके, मतलब इतने वॉल्यूम में कितना मोल्स है, 2 मोल्स है। सो इस तरीके से हम रिलेट करते हैं वॉल्यूम को मोल के साथ। सो ये याद रखना है कि 22.4 लीटर्स क्या है, 1 मोल है किसी भी गैस का, ठीक है, उसमें कितने पार्टिकल्स है, पार्टिकल है 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। नाउ जब भी हम किसी सैम्पल की प्योरिटी चेक करते हैं बाय एनालाइजिंग द डेटा तब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर सपोज वाटर का एग्जांपल है तो इसके अंदर होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। अब जो परसेंटेज कंपोजिशन है इन एलिमेंट्स का वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। सो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम जो एलिमेंट्स है किसी भी कंपाउंड में उनका मास परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे वाटर का एग्जांपल लिया हमने, सो पानी का मोलर मास क्या होता है, दैट इज़ 18 ग्राम्स, ओके। अब मास ऑफ हाइड्रोजन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, कितना मास होता है हाइड्रोजन का इन वाटर। अब हाइड्रोजन का मास है 1, ठीक है, लेकिन H2O होता है ना, तो मतलब 2 टाइम्स हाइड्रोजन, सो इंटू 2 हो जाएगा। सो ओवर हियर वी विल राइट 2 इंटू 1.008,
ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा इसका मोलर मास। सो मोलर मास क्या है पानी का, दैट इज़ 18। सो जब इसे आप कैलकुलेट करके इंटू 100 करोगे तो यू विल गेट 11.18%। ठीक है, सिमिलरली मास ऑफ ऑक्सीजन, अब H2O में ऑक्सीजन तो सिर्फ वन टाइम ही है, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन का सिंपली हमें मास लिखना होगा। ऑक्सीजन का मास है 16 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, तो पानी का मोलर मास इज 18। ओके, सो 16 बाई 18 इंटू 100 दैट गिव्स 88.79%। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ वी कैलकुलेट दी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड, चाहे पानी हो गया, अगर आपको मीथेन गिवन है दैट इज़ CH4। ओके, अगर सपोज CH4 गिवन है तो कार्बन का मास क्या है, इट इज़ 12 प्लस 4 हाइड्रोजन हो जाएगा 16, मतलब मोलर मास 16 है। अब इसमें अगर मुझे एलिमेंट्स का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो सिंपली, जैसे अगर मैं कार्बन का कैलकुलेट कर रही हूँ तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू, कार्बन का जो वेट होता है वो दैट इज़ 12 डिवाइड बाय इट्स मोलर मास, मतलब जो कंपाउंड का मोलर मास है वो, तो दैट इज़ 16 इंटू 100 करके हमें जो आंसर मिलेगा दैट वुड बी दी परसेंटेज फॉर कार्बन। सिमिलरली फॉर हाइड्रोजन, हमें यहाँ पे सिर्फ 4 टाइम्स हाइड्रोजन लेना पड़ेगा बिकॉज 4H है। ओके, अगर 5 होता तो 5 आ जाता, 6 होता तो 6 आता, उस तरीके से। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, इट इज़ द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। मतलब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक सपोज वी हैव द फार्मूला फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2O2। अब मुझे अगर इसे एम्पेरिकल फार्मूला के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो मुझे इसे एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। अब यहाँ पे अगर मैं एक कॉमन फैक्टर निकाल लूँ 2, तो मुझे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या मिलेगा इन दिस केस, इट वुड बिकम 1:1, राइट। तो यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, HNO। ओके, एंड अगर दूसरा एक एग्जांपल ले, जैसे C6H12O6, ठीक है, दिस इज ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है। अब ये जो है ना, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, उसमें हर एक एटम का जो नंबर है ना उसे मेंशन किया जाता है। ईच एंड एवरी एलिमेंट इज मेंशन्ड इन दैट नंबर जिसमें वो प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 12 है, ऑक्सीजन कितने, 6 है, इस वे में। बट वहीं पे अगर मैं एम्पेरिकल फार्मूला की बात करूँ तो दैट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ दैट एटम फॉर एनी मॉलिक्यूल। जैसे अब इसी का मुझे एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है तो यहाँ पे मैं कॉमन फैक्टर क्या निकालूंगी, इट इज़ गोइंग टू बी 6, राइट। तो अगर मैं इसे 6 का कॉमन फैक्टर निकाल के लिखूँ तो मुझे मिलेगा ये 1:2:1 के फॉर्म में, है कि नहीं। तो जो सिंपलेस्ट इसका होल नंबर रेशियो फॉर्म होगा फॉर द एम्पेरिकल फार्मूला दैट वुड बिकम CH2O, ठीक है। ये क्या हो गया एम्पेरिकल फार्मूला किसका, ग्लूकोज का। सो देखो आप खुद ही कंपेयर करो कि यहाँ पे ईच एंड एवरी एलिमेंट इज मेंशन्ड, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। सो दैट इज अबाउट द एम्पेरिकल फार्मूला। सिमिलरली मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमने अभी बात की कि इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विच गिव्स द एक्चुअल रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट। एक्चुअली जितने टोटल प्रेजेंट है ना उन सबकी इन्फॉर्मेशन देता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो अगर सिंपली मैं H और O लिखूँ तो इट इज़ नॉट डन, मतलब पता नहीं चल रहा है ना कि एग्जैक्टली एक्चुअल रेशियो क्या है H और O का। अगर मैं इसे प्रॉपरली H2O2 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रही हूँ तो यहाँ पे इट इज़ गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन कि एक्चुअल रेशियो है हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन है 2, ओके। एंड वहीं पे अगर ग्लूकोज का जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया दैट इज C6H12O6, यहाँ पे C दैट इज कार्बन इज 6, हाइड्रोजन इज 12, ऑक्सीजन इज 6। तो ये एक एक्चुअल रेशियो बता रहा है हर एक एटम का जो इस पूरे कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। एंड वहीं पे हमें एक छोटा रिलेशन मिलता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला का। दैट इज़ व्हाट, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। मतलब मैनी टाइम्स इन कैलकुलेशन आपको कोई एक फार्मूला गिवन होगा, जैसे सपोज एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है एंड आपसे पूछेगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो वहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है, एन का वैल्यू गिवन है, तो आप इस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। तो सिंपली ये एक रिलेशन है दैट एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय इट्स एम्पेरिकल फार्मूला, ओके। जहाँ पे ये जो एन है ये कॉमन फैक्टर है, मतलब ये जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 1 2 3 4 5 6 उस तरीके से। एंड ओवर ये इन दिस केस
अगर n 1 हो गया तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला के। हम जो लिख रहे हैं n इज इक्वल टू मोलिकुलर फॉर्मूला डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर n का वैल्यू ही 1 हो गया तो mf इज इक्वल टू EF हो जाएगा, दैट इज मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब स्टोइशियोमेट्री जो है ना, इट इज़ एक्चुअली अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अमंग द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन अ रिएक्शन। तो स्टोइशियोमेट्री ये वर्ड ही दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक्चुअली इट इज़ डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दैट इज स्टोइशियन एंड मेट्रॉन। स्टोइशियन जो है इसका मतलब होता है एलिमेंट एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर या तो मेजरमेंट। सिर्फ स्टोइशियोमेट्री जो है ना ये डील करता है कैलकुलेशंस के साथ। ठीक है, किसका कैलकुलेशन? अब कैलकुलेशन चाहे मास का हो या वॉल्यूम का हो, किसी भी चीज़ का। कैलकुलेशन ऑफ मासेस, वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, दैट वुड मेक इट मच ईजियर। यस, सपोज मीथेन जो है, मीथेन का कंबशन हो रहा है। ठीक है, अब कंबशन होगा तो ऑक्सीजन अपने आप आ जाएगा वहाँ पे, मतलब अपने आप चल के नहीं आएगा, बट अगर कंबशन हो रहा है तो दैट इज़ अंडरस्टूड कि ठीक है वो कंबशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा। सो मीथेन जो है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब कंबशन दिखाएगा तो क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये इतनी चीज़ है। अब यहाँ पे मीथेन जो है और ऑक्सीजन जो है ये दोनों रिएक्टेंट्स हो जाएंगे, है कि नहीं? एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर ये हो जाएगा प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड पे एंड ये जो बाकी के दो है ये रिएक्टेंट साइड पे। ओके, ये तो हुई पहली चीज़। अब यहाँ पे अब देखो ये जो जी लिखा है, जी मीन्स व्हाट? जी मतलब कि ये सारे गैसियस स्टेट में है। ओके, ये सारी गैसेस है, मीथेन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, देन H2 हो गया, ये सारे गैसेस स्टेट में है। अब यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स लिखे हैं, मतलब जैसे मीथेन लिखा है तो इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या? इट इज़ 1। ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1 समझ लेने का। तो जो कोएफिशिएंट लिखा है मीथेन के सामने दैट इज़ 1, ऑक्सीजन के सामने क्या है? 2 है, देन कार्बन डाइऑक्साइड के सामने अगेन कुछ नहीं है मतलब 1 है, देन वाटर के सामने इट इज़ गिवन 2। ठीक है, तो ये जो है ना इनको हम कहते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, कौन से? जो मीथेन के आगे है, ऑक्सीजन के आगे है, देन कार्बन डाइऑक्साइड के आगे है एंड H2O के आगे। ये हो गए हमारे कोएफिशिएंट्स जिन्हें हम कहते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। अब इस इक्वेशन के मुताबिक, लेट मी राइट इट ओवर हियर। यस, ये जो इक्वेशन है, मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड विथ 2H2O प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ, जहाँ पे हमें इमेजिन करना है कि कुछ नहीं है तो 1 है। सो अब ये 1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि 1 मोल मीथेन है कि नहीं? 1 मोल मीथेन जब 2 मोल्स ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो यहाँ पे 2 मोल हो गया। 1 मोल मीथेन जब 2 मोल्स ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। इज इट क्लियर? क्या किया हमने? जो इक्वेशन थी ये वही है, उसके आगे जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स थे ना वो हमारे मोल्स हो जाएंगे। तो जब 1 मोल मीथेन था तब कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड था? 2 मोल्स। अब हम कैसे इतना अश्योरेंस के साथ कह सकते हैं कि भाई इतना ही ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? क्योंकि ये इक्वेशन कैसी है? बैलेंस्ड है। ओके, यहाँ पे 1 कार्बन है तो यहाँ पे भी 1 कार्बन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन्स है तो इस तरफ भी 4 हाइड्रोजन्स है। इसे हम बैलेंसिंग कहते हैं, राइट? बैलेंसिंग इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, इसलिए हम श्योर है कि ठीक है भाई 1 मोल अगर मीथेन गैस लग रही है तो वहाँ पे कितना ऑक्सीजन होगा? 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड एंड ये दोनों आपस में मिलके 1 मोल ऑफ CO2 देगा एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर देगा। अंडरस्टूड? अब ये तो हुई मोल की बात। अब मैं मोल की जगह इसे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ कि अगर जब 1 मॉलिक्यूल मीथेन का मिल रहा है, 1 मॉलिक्यूल मीथेन का मिल रहा है तब कितने मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के? 2 मॉलिक्यूल्स, राइट? और उसी तरह जब 1 मॉलिक्यूल मीथेन का, 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का जब ये आपस में मिले तो क्या बनाया? 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है कि नहीं? अब मोल मॉलिक्यूल्स आ गए। अगर मैं पार्टिकल्स की बात करूँ तो आई नो कि 1 मोल क्या होता है? द ग्रेट एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो मैं ये चीज़ भी यहाँ पे लिख लूँगी कि 1 मोल है मतलब कितने पार्टिकल्स है? 6.022 इंटू 10⁻23, राइट? तो जब इतने पार्टिकल्स मीथेन के हैं तब कितने पार्टिकल्स ऑक्सीजन के हो गए? ऑब्वियस है, यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट वुड बिकम अराउंड 12। ठीक है, 12 इंटू 10⁻23।
है कि नहीं। अब उसी तरफ प्रोडक्ट साइड पे देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे भी 1 मोल है। अब 1 मोल आया मतलब दिमाग में तुरंत वो एकदम लाइट की स्पीड के साथ आ जाना चाहिए कि ठीक है 1 मोल है मतलब वो 6.022 इंटू 10⁻23 ही होगा। सो यहाँ पे भी CO2 इज़ 1 मोल, मतलब क्या, इट विल हैव हाउ मेनी पार्टिकल्स, 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, एंड वहीं पे H2O के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, सो वो 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 6.22 जो है वो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओवर यर द वैल्यू विल बिकम 12 इंटू 10⁻23। ओके, आई नो इट इज़ लुकिंग वेरी मेसी। सो ये हो गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कि मीथेन के इतने, ऑक्सीजन के इतने, कार्बन डाइऑक्साइड के इतने, एंड H2O के इतने। ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई, दिस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। ओके, सो जब 1 मोल इतना है तब 2 मोल्स ऑक्सीजन होगा, तब वो कितना प्रोडक्ट देगा, 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2O। अब मोल्स क्लियर है तो हम मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बता सकते हैं, तो हमने मॉलिक्यूल्स की वैल्यूज़ लिख दी। अब मोल आ गया, मॉलिक्यूल्स आ गया, और हमें पता है 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, देर आर 6.022 इंटू 10⁻23। तो पार्टिकल्स भी उतने लिख सकते हैं हम, मतलब हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन भी हम लिख सकते हैं, हमने मोल लिख दिया, पार्टिकल्स लिख दिया, मॉलिक्यूल लिख दिया। अगर जो हम जानते हैं कि इस इक्वेशन में सब जगह क्या है, गैसेस के स्टेट में है सब, राइट। इससे पहले हमने देखा कि सारे के सारे किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। अब जब गैसेस आ जाती है तो हम वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं कि नहीं। तो वॉल्यूम के लिए मैं यहाँ अगर 22.4 लीटर्स लिख दूँ कि 22.4 लीटर्स, ओके आई विल हैव टू क्लियर दिस, मीथेन प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, ओके 2 टाइम्स H2O। ये हमारा इक्वेशन है। ओके, अब पार्टिकल्स आ गए, मोल्स आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए। अब ये सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स अगर हमारे गैसियस स्टेट में तो मैं वॉल्यूम भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे अब 1 मोल आ गया, मतलब कितना वॉल्यूम होगा, इट इज़ गोइंग टू बी 22.4 लीटर्स। दुनिया की किसी भी गैसियस स्टेट में कोई भी आप चीज़ ले लो, उसका अगर 1 मोल है तो उधर इतना ही वॉल्यूम रहेगा। ओके, सो यहाँ पे 22.4 लीटर्स हो गया। अब ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, अब आगे 2 है तो इट वुड बिकम 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 44.8 लीटर्स। वहीं पे CO2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 22.4, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही मोल है। एंड उसी तरह H2O के केस में इट वुड बिकम 44.8 लीटर्स। तो ये वॉल्यूम का भी इंफॉर्मेशन आ गया। अब क्या बचा है, मोल आ गया, मॉलिक्यूल आ गया, पार्टिकल्स आ गया, वॉल्यूम आ गया। यस, अभी ग्राम्स बाकी है। ओके, सो ग्राम्स के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीथेन है, तो मीथेन का जब 1 मोल होगा तो 1 मोल में कितना ग्राम होगा, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू इट्स मोलर मास, मतलब जिस भी कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं उसके मोलर मास के इक्वल रहेगा। तो अब जो CO2 है, मीथेन है, सॉरी CH4 है मीथेन, यहाँ पे जो मोलर मास हो जाएगा वही तो 1 मोल का ग्राम हो जाएगा। तो मीथेन का मोलर मास कितना है, कार्बन इज 12 प्लस 4 तो इट बिकम्स 16। तो मीथेन इज हैविंग 16 ग्राम्स। तो मतलब अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि जब 16 ग्राम्स मीथेन है तब ऑक्सीजन कितना ग्राम चाहिए हमें, तो ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, अब O2 है तो एक ऑक्सीजन का मास है 16। ओके, तो यहाँ पे O2 मतलब इट बिकम्स 32। अब उस 32 में भी कितने मोल्स है, 2 मोल्स है, सो आई विल अगेन हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाई 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, मतलब 64 ग्राम्स मिलेगा हमें। ओके, सो आई कैन राइट कि 16 ग्राम्स जब मीथेन है तब हमारे पास 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कितना ग्राम प्रोडक्ट देंगे, CO2 हमें मिल जाएगा कितने ग्राम्स, 44 ग्राम्स। ओके, 44 कहाँ से आया, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 है मास, तो 2 टाइम्स है इसलिए 32 हो जाएगा। तो 32 एंड प्लस 12 तो ये हो गया 44 ग्राम्स। अब वहीं पे वाटर के केस में अब H2O का मास क्या है, मोलर मास, दैट इज़ 18। ओके, अब ये भी है 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 3, तो इट बिकम्स 36 ग्राम्स। ओके, मतलब जब 16 ग्राम्स मीथेन है तब ऑक्सीजन कितना होगा 64 ग्राम्स होगा, और CO2 कितना होगा 44 ग्राम्स प्रोड्यूस होगा विद वाटर एज 36 ग्राम्स। तो हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस दे सकते हैं कहाँ से, इस स्टोइशियोमेट्री की हेल्प से। ओके, सो दैट इज़ अबाउट द स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब इस इक्वेशन पे आ जाते हैं वापस। यस, सो इस इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या क्या कंसिडर किया, सबसे पहले तो जो कोएफिशिएंट्स है हमारे, द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, मीथेन के लिए 1 है, ऑक्सीजन के लिए 2 है,
कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगेन 1 एंड H2O के लिए 2। ठीक है, ये चीज़ें हमें मिली। अब इसके हेल्प से हमने और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी कि जब 1 मोल मीथेन है तब कितना ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, एंड वो मिलके कितना प्रोडक्ट दे रहा है CO2 का, इट इज़ गिविंग 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2O। ओके, अब ये तो मोल की लैंग्वेज हो गई। अब वहीं पे अगर मैं मॉलिक्यूल्स में बात करूँ तो 1 molecule of CH4 reacts with 2 molecules of O2 which gives 1 molecule of CO2 and 2 molecules of H2O। ये मॉलिक्यूल की लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब अगर वॉल्यूम की बात करें तो 1 मोल है मीन्स व्हाट, 22.4 लीटर्स। अगर हम उसे गैसियस कंसिडर करके चल रहे आगे तो मैं वॉल्यूम में अगर उसे बताऊँ तो आई विल राइट 22.4 लीटर्स ऑफ मीथेन। मतलब 22.4 लीटर्स ऑफ मीथेन जब मिल रहा है तो वो किसके साथ कितना रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन का वो 44.8 लीटर्स लेगा। कैसे मिला, 22.4 को हम सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के आगे क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 इज अवेलेबल, तो वो हो गया 44.8 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। अब इतनी चीज़ें मिली तो क्या प्रोडक्ट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना 22.4 लीटर्स, बिकॉज यहाँ पे कोएफिशिएंट इज़ 1। देन सिमिलरली H2O जो आ गया, H2O में भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो द वैल्यू विल बिकम 44.8 लीटर्स। ओके, अब ये तो हुई वॉल्यूम की लैंग्वेज, मतलब हमने जो लीटर्स में रिप्रेजेंट की। अब उसी चीज़ को अगर मुझे ग्राम्स में बताना है, उसी चीज़ को अगर मुझे ग्राम्स में बताना है तो सिंपली उसका मोलर मास, मतलब 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन इज देयर, तो वो कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा इस 64 ग्राम्स ऑफ O2 के साथ। ओके, तो ये 64 कहाँ से आया, ये हमने देखा इसके पहले। देन ये दो चीज़ें, मतलब ये 64 ग्राम्स एंड ये वाला 16 ग्राम्स मीथेन, ये दोनों आपस में मिलके कितना प्रोडक्ट देंगे CO2 का, दे वुड गिव 44 ग्राम्स ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम्स ऑफ H2O। ओके, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली कहाँ से, इस स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। अब इस रिलेशन से हम इस डेटा से हम ये रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं दैट मास और मोल एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये आपस में इंटररिलेटेबल है, राइट। अगर किसी चीज़ का हमें मास पता है तो हम मोल्स पे जा सकते हैं, मोल्स पता है तो हम मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं, तो ये सारे इंटर कन्वर्टेबल है। सो दैट इज अबाउट दी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। Now the next topic, that is limiting reactant और limiting reagent। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक अच्छा वाला एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने इक्लेयर्स को यूज़ किया था, तो आज यहाँ पे चलो चीज़ सैंडविच को यूज़ कर लेते हैं। सपोज़ हम एक सिंपल सा चीज़ सैंडविच बना रहे हैं। ओके, आई नो इट डजंट लुक लाइक दैट, बट प्लीज़ अगेन इमेजिन कि ये कोई चीज़ सैंडविच है, सिंपल सा चीज़ सैंडविच है, जहाँ यहाँ ऊपर की तरफ ये ऊपर और नीचे ये होगी ब्रेड एंड इन बिटवीन होगा एक चीज़ का स्लाइस। ठीक है, अब सपोज़ हमें चीज़ सैंडविच बनाना है, और कितने चीज़ सैंडविच बनाने हैं, अराउंड 20 चीज़ सैंडविचेस बनाने हैं। ठीक है, और हमें इंग्रेडिएंट्स गिवन है कि ब्रेड है हमारे पास 42। ठीक है, 42 ब्रेड्स आर गिवन एंड चीज़ स्लाइस कितनी है, अराउंड 18। ठीक है, 18 स्लाइसिस है हमारे पास चीज़ की, और हमें बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ 20 सैंडविचेस प्रिपेयर करने हैं। अब कुछ लोग हो गए जिनकी नज़र पड़ेगी ब्रेड पे, कुछ लोग हो गए जिनकी नज़र पड़ेगी चीज़ पे, तो जो ज़्यादा टैलेंटेड लोग हो गए ना, उनकी नज़र पड़ेगी इस चीज़ के स्लाइस पे। वो क्यों, बिकॉज ये ब्रेड जो हमें यूज़ करना है सैंडविच बनाने के लिए, वो सैंडविच हमें बनाने हैं 20। ठीक है, और ब्रेड हमें गिवन है 42, तो दैट इज़ ऑब्वियस कि ठीक है ये ज़रूरत से ज़्यादा ही है। बट टेंशन वाली बात कहाँ आएगी कि जब हम स्लाइसिस को देखेंगे, स्लाइसिस हमें गिवन है 18, लेकिन हमें सैंडविच तो 20 बनाने हैं, तो 18 ही ऐसे सैंडविच बन पाएंगे जो प्रॉपर हो विथ चीज़ स्लाइस एंड ब्रेड एवरीथिंग। बट बाकी के जो 2 हो गए, वो बेचारे 2 बदनसीब हो गए जो वो 2 सिंपली ब्रेड ही खाना पड़ेगा उन्हें, उनको चीज़ का स्लाइस नहीं मिलेगा। मतलब ये जो प्रॉपर चेन है ना सैंडविच का, ये कहाँ पे आके अटकेगा, इस 18 स्लाइस पे अटकेगा, क्योंकि 18 स्लाइसेस यूज़ करने के बाद तो हमारे पास चीज़ स्लाइस बचा ही नहीं, मतलब प्रॉपर सैंडविच नहीं बन पाएगा उसके बाद। तो ये जो चीज़ का स्लाइस है ना, ये क्या कर रहा है, इस प्रॉपर सैंडविच वाले प्रोडक्शन को रोक रहा है कि नहीं, क्योंकि 18 स्लाइसेस यूज़ करने के बाद हमारे पास कुछ बचा नहीं, तो हम उसके आगे प्रॉपर सैंडविच नहीं बना पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये चीज़ ख़त्म हो गई हमारे पास। ओके, तो ये इस केस में ये हमारा हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट या तो लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों, बिकॉज इसके कारण हमारा प्रोसेस रुक रहा है। तो अब जाते हैं इस डेफिनेशन पे लिमिटिंग रिएजेंट के। अब ये शायद थोड़ा बेटर आपको समझ आए। सो व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट?
So sometimes in a chemical reaction or a chemical equation, the reactants that are present are not the amount as required according to the balanced equation. कई बार ऐसा होता है कि जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है वो उतना नहीं है जितना हमें रिक्वायर्ड है एक स्टैंडर्ड के लिए. जैसे हमने सैंडविच के केस में देखा, अब स्टैंडर्ड के तौर पे तो हमें 20 स्लाइसेस रिक्वायर्ड थी. अगर हमें 20 सैंडविचेस बनाने हैं तो 20 स्लाइसेस आर रिक्वायर्ड. बट क्या वो गिवन है? नहीं. हमें कितनी गिवन थी? इट वॉज ओनली 18. सो ये 18 क्या कर रहा था? ये इस प्रोसेस को रोक रहा है, मतलब इसकी वजह से जो रिएक्शन है वो अटक रहा है. तो ये उतने रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं है जो हमें चाहिए. ओके, सो द रिएक्टेंट्स दैट आर प्रेजेंट आर नॉट द अमाउंट एज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू दैट बैलेंस्ड इक्वेशन. Now amount of products that are formed, it depends upon the reactant which has completely reacted. वही चीज़ कि अगर 18 स्लाइसेस है हमारे पास, तो ये इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं हम 18 स्लाइसेस पे? बिकॉज ये 18 पे तो ख़त्म हो गया ना, इसने पूरी तरह रिएक्ट कर लिया. अब इसके आगे अगर हमें बनाना है तो प्रोडक्ट बन ही नहीं पाएगा जैसा हमें चाहिए. क्यों? बिकॉज ये चीज़ ख़त्म हो गई, इसने कम्प्लीटली रिएक्ट कर लिया है, स्लाइसेस कम्प्लीटली यूज़ हो गई. तो इसके आगे हमारे पास है नहीं, तो प्रोडक्ट प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं हो पाएगा. तो वही चीज़ है कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का अमाउंट है जो बन रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो उस रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है जो कम्प्लीटली रिएक्ट कर गया. ठीक है, एंड दिस रिएक्टेंट विच रिएक्ट्स कम्प्लीटली इन द रिएक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट और द लिमिटिंग रिएक्टेंट. ठीक है, द रिएक्टेंट विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड कम्प्लीटली इन द रिएक्शन इज द एक्सेस रिएक्टेंट. जो सैंडविच के केस में हो जाएगा ब्रेड, बिकॉज वो तो एक्स्ट्रा ही था, है कि नहीं? कम कौन सी चीज़ पड़ी जिसकी वजह से सैंडविच अटका? दैट वाज द चीज़ स्लाइस. तो दैट वाज द लिमिटिंग रिएजेंट. सो लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट विच रिएक्ट्स कम्प्लीटली इन द रिएक्शन, दैट इज नोन एज द लिमिटिंग रिएजेंट. एंड जो एक्सेस बचा, मतलब जो कंज्यूम नहीं हुआ, वो हो गया हमारा एक्सेस रिएक्टेंट. नाउ इस लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट के टॉपिक को समझने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं. इससे और क्लियर हो जाएगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट किस तरह से काम करता है. सो सपोज़ हमारे पास जो इक्वेशन हमने इससे पहले यूज़ की थी, मीथेन का कंबशन, उसे यूज़ करते हैं. मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ 2 moles ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स एंड गिव्स 1 mole ऑफ CO2 विथ 2 moles ऑफ H2O. ओके, दिस इज़ द इक्वेशन. अब हमें गिवन है कि हमारे पास दिया गया है 32 ग्राम्स ऑफ मीथेन. ठीक है, 32 ग्राम्स हमें मीथेन दे दिया, एंड ऑक्सीजन कितना ग्राम्स दिया है? 80 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन. ठीक है, दिस इज द गिवन क्वांटिटी कि हमें दे दिया गया कि 32 ग्राम्स ऑफ मीथेन रखो और 80 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन रखो, और इसमें से बताओ कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा. वेल, अब इसके लिए हमें इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को पहले थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दैट स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जो हमने इससे पहले डिस्कस किए. तो उसके लिए मैं ये 32 ग्राम्स एंड 80 ग्राम्स, आई विल राइट इट ओवर हियर इन साइड ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो. 32 ग्राम्स इज मीथेन एंड 80 ग्राम्स इज ऑक्सीजन. ठीक है, ये हमें गिवन क्वांटिटीज़ है. अब इस इक्वेशन को अगर स्टडी करें तो यहाँ पे आई कैन से कि 1 मोल मीथेन है, राइट? जो हमने इससे पहले डिस्कस किया वैसा ही है. 1 मोल मीथेन कितने मोल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा? इट वुड रिक्वायर 2 moles ऑफ ऑक्सीजन, राइट? एंड CO2 कितना प्रोड्यूस करेगा? 1 mole ऑफ CO2 विथ 2 moles ऑफ वाटर. दिस इज़ द मोल लैंग्वेज कि मोल्स के टर्म्स में कुछ इतना इतना प्रपोर्शन ये इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से प्रोड्यूस करेगा. अब अगर मैं मोल से ग्राम्स पे जाऊँ तो मीथेन के लिए मैं लिख सकती हूँ कि 16 ग्राम्स मीथेन जब 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कुछ 44 ग्राम CO2 बनाएगा एंड 36 ग्राम्स ऑफ वाटर बनाएगा, राइट? मोल से हम कहाँ गए? ग्राम्स पे. सिंपल है, मोल से हमने मोलिकुलर मास फाइंड किया, इसका जो मोलर मास होगा वो हमें मिल जाएगा 16 ग्राम्स इन केस ऑफ मीथेन. ऑक्सीजन के केस में हो जाएगा 64. CO2 कितना होगा? 44 ग्राम्स एंड वाटर वुड बी अराउंड 36 ग्राम्स. ठीक है, ये हुई स्टैंडर्ड ग्राम्स की लैंग्वेज जो इस इक्वेशन के हिसाब से है. ओके, अब इसका इस रिएक्टेंट साइड पे अगर मैं इसका रेशियो फाइंड करूँ मोल के टर्म्स में, किसके टर्म्स में? मोल्स के टर्म्स में. ठीक है, 1 मोल जब मीथेन है तो 2 moles ऑक्सीजन चाहिए, मतलब मैं लिख सकती हूँ कि 1:2 का रेशियो है इनके बीच, राइट? ये मोल की लैंग्वेज हुई, मोल के टर्म्स में हमने लिखा. बट वहीं पे अगर मुझे ग्राम्स के टर्म में लिखना है कि जब 16 ग्राम्स मीथेन है तो मुझे कितना ऑक्सीजन चाहिए? 64 ग्राम्स. मतलब इसे मैं मोल्स के रेशियो में कन्वर्ट करूँगी.
ग्राम्स के रेशियो में कन्वर्ट करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1:4, राइट। ये हुई ग्राम्स की लैंग्वेज। मतलब जब मीथेन है 16 ग्राम्स तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, 64 ग्राम्स। इसे ही हमने इस सिंपल रेशियो में कन्वर्ट किया। ओके, आई होप कि आपको रेशियो का कंटेंट क्लियर है। कैसे आया ये, 16/16 आप करोगे तो ये हो गया 1, राइट, तो 1 आ गया। एंड वहीं पे 64/16 करो तो आपको 4 मिल जाएगा, तो ये आ गया 4, ठीक है। तो ग्राम्स के हिसाब से हमें जो रेशियो मिला दैट इज़ 1:4 रेशियो। अब क्वेश्चन में जाओ वापस, क्वेश्चन ओवर हियर। क्वेश्चन में हमें क्वांटिटी ग्राम्स के टर्म्स में गिवन है, ठीक है। तो हम इस 1:4 वाले रेशियो को कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें तो ग्राम्स की लैंग्वेज में आगे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को, तो हम 1:4 वाला कंसिडर करते हैं। अब इस 1:4 के रेशियो को समझते हैं। पहले मैं ये क्लियर कर दूँ। यस, नाउ इन दिस इक्वेशन मीथेन विथ ऑक्सीजन वाला इक्वेशन जो है हमारा, यहाँ पे 16 ग्राम्स मीथेन में मुझे 64 ग्राम्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड था, मतलब 1:4 का रेशियो था। अब इस इक्वेशन के हिसाब से जब 16 ग्राम्स मीथेन है तब 64 ग्राम्स ऑक्सीजन चाहिए, बट हमें कितना ग्राम्स मीथेन दिया है, हमें गिवन है 32 ग्राम्स मीथेन। और ऑक्सीजन कितना गिवन है, ऑक्सीजन इज़ गिवन 80 ग्राम्स, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास 32 ग्राम्स मीथेन है तो इस 1:4 के रेशियो को ध्यान में रखते हुए अगर 32 ग्राम्स मीथेन है तो उसका 4 टाइम्स मुझे ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो 32 × 4 इज़ हाउ मच, इट इज़ अराउंड 128, ठीक है। मतलब जब 32 ग्राम्स मीथेन है तो मुझे कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, अराउंड 128 ग्राम्स, ठीक है। ये कहाँ से मिला, इस रेशियो पे से। ये रेशियो कहाँ से आया, इस स्टैंडर्ड कंडीशन से, ठीक है। स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है हमारा उस पे से हमने निकाला, विथ ग्राम्स वाले कंटेंट को हमने रेशियो में कन्वर्ट किया। ओके, मतलब 32 ग्राम्स ऑफ मीथेन जब जो है तब हमें उसका 4 टाइम्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो 4 टाइम्स ऑक्सीजन इज़ हाउ मच, इट इज़ अराउंड 128। अब 128 रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन जब हमारे पास 32 ग्राम्स मीथेन है। तो अब वापस इस वैल्यू पे आ जाओ, हमें कितनी वैल्यू गिवन है ऑक्सीजन की, हमें कितना अमाउंट गिवन है ऑक्सीजन का, तो दैट इज़ 80 ग्राम्स। तो क्या ये सफिशेंट है, हमें चाहिए 128, बट गिवन कितना है, इट इज़ गिवन ओनली 80 ग्राम्स। मतलब ये कंडीशन सफिशेंट तो नहीं है। ऑक्सीजन क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा यहाँ पे। ओके, मीथेन तो इट इज़ ओके, बट ऑक्सीजन के केस में रिक्वायर्ड है 128, बट गिवन कितना है 80 ग्राम्स, मतलब ये कम पड़ेगा इस रिएक्शन के लिए। सो ऑक्सीजन इस केस में क्योंकि सफिशेंट नहीं है, इसके कारण हमारा रिएक्शन रुक जाएगा, रिएक्शन अटक जाएगा। इस वजह से ऑक्सीजन विल बी दी लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज 1:4 का जो रेशियो है उसके हिसाब से ऑक्सीजन हमें मिलना चाहिए 128 ग्राम्स, बट नहीं, उतना तो दिया ही नहीं है हमें गिवन है 80 ग्राम्स। इसकी वजह से ये इशू आ रहा है। सो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इट वुड बी आर लिमिटिंग रिएजेंट। सो इस तरीके से हम लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करते हैं। सो उसे पता चलता है कि कौन सा रिएक्टेंट जो है वो सबसे पहले कंज्यूम हो रहा है। ओके, सो दैट इज़ अबाउट द लिमिटिंग रिएजेंट। एंड इन दी एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी अगर आप आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि और लेंदी क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके।